मांडूपुर नाम के एक गांव की कच्ची गलियों में बसा था एक छोटा सा घर। घर में गोपालधर, उसकी पत्नी शारदा और दो बेटियां राधिका और नैना रहा करते थे। नैना, ए नैना, यहाँ वहाँ घूमती रहती है बस। जाकर नदी से पानी ले आ। ओहो माँ, आप ना मुझे कभी आराम से बैठने नहीं देती। दीदी को बोल देती। दीदी तेरे जैसी नहीं है, वो सुबह से कामों में लगी है। क्या थोड़ी देर आराम नहीं करेगी? जा अब। करने दो आराम। वैसे भी आप और पिताजी दीदी को ज्यादा मानते हो। अच्छा, तो क्या तू नहीं मानती उसे? जबकि माँ, मुझे सबसे ज्यादा मेरी नैना ही मानती है, मेरी प्यारी बहना। शारदा, देख रही हो दोनों बेटियों का प्यार। राधिका कितनी समझदार है, घर की सारी जिम्मेदारी खुद पर ले लेती है। हाँ जी, राधिका तो साक्षात लक्ष्मी है, पर मुझे चिंता इसकी शादी की सता रही है। हमारी हैसियत तो आप जानते ही हैं। मैंने शहर में एक परिवार देखा है। लोग भले लगते हैं, बस थोड़ा दहेज का इंतजाम करना होगा। मैं अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी रखकर राधिका का हाथ पीले कर दूंगा। अगर बिटिया सुखी रहे तो हमें और क्या चाहिए। अब मुझे अपनी फटी कमीज का गम नहीं, बस ये खुशी है कि मेरी बेटी को कभी अभाव नहीं देखना पड़ेगा। सच कह रहे हैं आप। मैं तो कब से आंखें मूंदकर बस यही दुआ मांग रही थी कि कोई ऐसा घर मिले जहां राधिका के गुणों की कद्र हो। आज मेरा कलेजा ठंडा हो गया है। अब हमारी राधिका रानी बनकर रहेगी। माँ, अब तो दीदी शहर चली जाएगी, तो क्या मैं भी उनके पास घूमने जाऊंगी? मैं तो दीदी के लिए बहुत खुश हूँ। गांव की सारी लड़कियां तो बस दीदी की बातें कर रही हैं। तू क्या सोच रही है? पता नहीं आगे क्या होगा। सब कितने खुश हैं। बेटी, एक लड़की के जीवन में ये सबसे बड़ा मोड़ होता है। यहाँ से एक नए जीवन की शुरुआत होती, जहाँ वो अपने सपनों का संसार बसाती है। उसका घर, उसका पति, उसका परिवार, सब उसका होता है। राधिका भी बाकी लड़कियों के जैसे अपने आने वाले जीवन के सपने बुनती। उसकी आंखों में भी अपने सुखी संसार और भविष्य के सुनहरे ख्वाब सज रहे थे। उधर माता पिता भी अपने बेटे के लिए बहुत खुश थे। गोपालधर अपने बेटे के लिए दहेज के पैसे जोड़ने में व्यस्त थे। बेटा, मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी रख दी है ताकि तेरे दहेज में कोई कमी ना रहे। बस तू सुखी रहना। पर पिताजी, आपने जमीन क्यों? तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। तू तो हमारी साक्षात लक्ष्मी है। राधिका, तेरी शादी की बात पक्की हो गई है। लड़का शहर का है और ऊंचे खानदान का है। जीवन भर खुश रहेगी पूरी ठाट के साथ। बस तू सपने बुनती रहे। तेरे माँ पिताजी है ना, हम तेरे हर सपने में रंग भरेंगे। और राधिका की शादी शहर में नौकरी करने वाले अमित से हो जाती है। ससुराल में सास और पति होते हैं, जिनके साथ अब राधिका का नया सफर शुरू होने वाला था। अरे ओ गांव की गवार, ये क्या खाना बनाया है? तेरे बाप ने दहेज में फ्रिज नहीं दिया और बेटी महारानी जैसे उसी में खाना रखती है। माँ जी, पिताजी ने अपनी पूरी जमा पूंजी और जमीन लगा दी थी। चुप कर। तेरे उस गरीब फटीचर बाप की औकात क्या है? यहाँ काम करने आई हो वही करूँ। माँ से बहस करोगी तो बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। शाबाश बेटा, ऐसे लोग ऐसी बोली समझते हैं। देखना, रोज ठंडा खाना ही खिलाती है। नहीं 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 माँ, आप ये क्या बोल रही? रोज गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ, जब बोलती हैं रोटियाँ सेकती हूँ। आप ही तो सुबह बोल रही थी कि सब्जी ज्यादा बनाकर रख लूं। तो ए लड़की, तुझे एक बार में समझ नहीं आता? माँ से बहस नहीं करनी। तू ऐसे नहीं मानेगी। ये आज की बात नहीं है। राधिका के विवाह के बाद उसका जीवन तो बदला, पर ऐसे जिसकी उसको उम्मीद तक नहीं थी। जिस राधिका को उसके मायके में सब पलकों पर रखते किसी ने कभी उससे ऊंची आवाज में बोला नहीं होगा, उसको अपने ही ससुराल में रोज ताने और जुल्म सहना पड़ रहा था। दीदी, दीदी आ गई।
माँ देखो, शहर वाली दीदी आई है। मेरी लाडली, कैसी है तू? शहर की हवा लग गई है, देख कितनी निखर गई है। कैसे बताऊं माँ कि ये निखार नहीं, उन जख्मों को मैं पाउडर से छुपा कर आई हूँ, जो शायद आप लोगों को पता चलेगी तो न जाने क्या बीतेगी। अरे ये क्या, तेरी आंखों में आंसू? क्या बात है बेटा? कुछ नहीं माँ, इतने समय बाद आप सबको इतने समय बाद देख रही हूँ तो बस। बेटा, दामाद जी कैसे हैं? समधिन जी खुश तो है ना? जमीन गिरवी रखी तो क्या हुआ, कम से कम मेरी बेटी राज तो कर रही है। राधिका अपने पिता की फटी कमीज और धसी हुई आंखें देखकर शब्द गले में ही रुक जाते हैं। हाँ पिताजी, सब बहुत खुश हैं। अमित जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। दीदी, अगली बार मुझे भी ले चलना, मैं भी देखूंगी कि शहर की रानियां कैसे रहती हैं। अरे इतनी उतावली ना हो, कुछ समय में तेरे लिए भी ऐसा ही घर देखकर तेरी भी शादी कर देंगे। माँ, नैना की शादी? इतनी जल्दी क्या है, इसको पढ़ने तो दो। हाँ बेटा, अब सोच रहे हैं कि इसके भी ब्याह के लिए सोचना होगा ना। दान दहेज जोड़ने में भी तो समय लगेगा, तब तक तो इसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। माँ, मैं उसकी पढ़ाई की बात नहीं कर रही, मेरा मतलब है कि इसको कुछ काम नौकरी करने को बोलो, फिर शादी। ए दीदी, तू तो अपने ससुराल में आराम से बैठी है, अब मेरी बारी आई तो तू इतना क्यों बोल रही? मुझे भी शादी करनी है, अभी तू बच्ची है, तुझे नहीं पता शादी क्या होती है। राधिका रसोई में जाती है और देखती है कि डिब्बों में अनाज खत्म है। वो समझ जाती है कि उसकी शादी के कर्ज ने परिवार को दाने दाने का मोहताज कर दिया है। वो अपनी पीड़ा बताने का विचार त्याग देती है। अब क्या करूं, क्या बताऊं, कैसे बताऊं अपने माँ पिताजी को कि मुझे वहाँ क्या क्या सहना पड़ रहा है। हे भगवान, क्या मेरे माता पिता के त्याग और मेरे सपनों का यही परिणाम देना था आपको? सोचा था कि अपना दुख इनके आगे रख दूंगी, अब उस घर में नहीं लौटूंगी, पर यहाँ रहकर सब पर बोझ नहीं बन सकती। क्या करूं मैं, क्या करूं? हिम्मत बांधकर राधिका कुछ दिनों में अपने ससुराल वापस चली जाती है, अपनी दुख तकलीफ की सारी बातें अपने मन में ही दबाए। अमित अपने डेस्क पर काम कर रहा है। तभी एक आधुनिक और आत्मविश्वास से भरी लड़की सोनाली कमरे में आती है। हाय अमित, ये रहे आज की मीटिंग की प्रेजेंटेशंस। वैसे आज शाम को तुम फ्री हो? एक नया क्लब खुला है। तुम्हारे लिए तो हमेशा फ्री हूँ सोनाली। वैसे भी घर जाने का मन नहीं करता, वहाँ वही पुरानी शक्ल और वही गाँव की बातें सुनने को मिलती हैं। तो फिर देर किस बात की? हम दोनों की जोड़ी ऑफिस में भी बेस्ट है और बाहर भी। साथ मिलके काम करेंगे तो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। सोनाली एक पढ़ी लिखी आधुनिक ख्यालों वाली लड़की थी, जो अमित के साथ उसके ऑफिस में ही काम किया करती थी। अमित और सोनाली एक दूसरे को समझने लगे और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। माँ, सोनाली बहुत अमीर है और पढ़ी लिखी भी। अगर मैं उससे शादी कर लूं तो हमारा बैंक बैलेंस दोगुना हो जाएगा। राधिका हमारे किसी काम की नहीं है। तू सही कह रहा है बेटा, ये राधिका तो बस रोटियां सेकना जानती है। वैसे भी इसके बाप के पास अब देने को कुछ बचा नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं अमित जी? मैंने सब सहा, आपकी मार, माँ जी के ताने, सिर्फ इसलिए कि मेरा घर बसा रहे। घर? कैसा घर? तो मेरे स्टेटस के लायक ही नहीं है। सोनाली और मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। नहीं अमित जी, ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जीऊंगी? मेरे माता पिता की हालत बहुत खराब है, वो ये सदमा नहीं झेल पाएंगे। तो जा और अपने उस फटीचर बाप के पास मर। यहाँ तेरी जगह अब सोनाली आएगी। हम दोनों कमाएंगे और ऐश करेंगे। जा, ले जा अपनी बदकिस्मती यहाँ से। राधिका को उसके घर से निकाल दिया जाता है, जो एक समय उसके सपनों का घर हुआ करता था। वो सपने जो हर लड़की देखती है, अपने घर की, अपने ससुराल की, अपने परिवार की। पर शायद राधिका के हिस्से में ये खुशी नहीं थी। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मायके से विदा होकर ससुराल आई और ससुराल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं। हे भगवान, ये तूने मेरी कैसी किस्मत लिखी है।
मायके से ये बोलकर भेज दिया जाता है कि ससुराल ही मेरा अपना घर है, और यहाँ अपना सा तो कुछ है ही नहीं। ये घर, ये लोग, ये मुझे अपना मानते ही नहीं। अब मैं वापस माँ पिताजी के पास कैसे जाऊँ? अपनी बेटी का दुख देखकर वो मुझे रख तो लेंगे, पर गांव वाले उन्हें जीने नहीं देंगे। ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? ये किस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया मुझे, जहाँ से सारे दरवाजे मेरे लिए बंद दिख रहे। अब तुम ही मेरा फैसला करो। राधिका यूं ही भगवान के पास बैठकर रोती रहती है। बेटी, बेटी तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे? कुछ नहीं दादी, बस। आप कौन? मैं तो शादी से अपने घर लौट रहे थे और रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर गया बनवाने, तब तक सोचा यहीं मंदिर में बैठ जाऊं। पर तू इतनी रात को यहाँ अकेले, साथ में कोई नहीं है? राधिका कुछ भी नहीं बोलती, पर उसकी आंखों के आंसू, बदन के निशान और गले में मंगलसूत्र देख दादी की बुजुर्ग आंखें कुछ कुछ समझने लगी थी। बेटी, भले तू मुझे नहीं बता, पर मैं समझती हूँ। उम्र का फासला है, पर हूँ तो एक औरत, एक माँ। मैं तेरा दर्द समझ रही। दादी की ममता भरी बात सुनकर राधिका खुद को रोक नहीं पाती और अपने आंसुओं के साथ अपना सारा दुख भी उनके सामने रख देती है। हे भगवान, सच में आजकल रिश्तों से मर्यादा खत्म सी हो गई है। कोई ऐसे अपनी पत्नी को, बेटा तू मेरे साथ चल। राधिका आश्चर्य से दादी की ओर देखती है। किसी अनजान शहर में, जहां उसका साथ उन रिश्तों ने भी नहीं दिया जिसमें बंधकर वो यहाँ आई थी, किसी अजनबी से मदद लेना उसको बहुत मुश्किल लग रहा था। पर दादी ने उसको बहुत समझाया। वैसे भी अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है, और ना ही कहीं और का कोई ठिकाना। ऐसा सोचते हुए वो दादी के साथ चलने को राजी हो जाती है। जिस घर को अपना समझा था, वो दर भी मुझसे छूट गया। ये है मेरा घर। इतने बड़े घर में आप अकेले रहती हैं? नहीं नहीं, मेरे साथ मेरा पोता रहता है ना। आपका पोता? चिंता मत कर, उससे तुझे कोई खतरा नहीं होगा। अरे, उसमें मेरे संस्कार हैं। विदेश से पढ़कर आया है, पर यहाँ के कई लोगों से ज्यादा रिश्ते और मान मर्यादा का ख्याल है उसे। युग नाम है उसका, मेरा इस दुनिया में एकलौता साथी। किस्मत भी बड़ी अनोखी चीज होती है, न जाने कब किसको अपना बना देती और पल भर में अपनों को पराया। इस अपने पराये रिश्ते ने राधिका के जीवन में एक हल्की सी उम्मीद लाई थी, और उसकी कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। बेटी, ए राधिका, तू ऐसे पूरा दिन रो मत बेटा। तुझे देखकर फिर मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाती। क्या करूं दादी, मेरे जीवन में जो अंधेरा आया है, मैं तो उसमें उलझ सी गई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। मायके में मेरे माँ पिताजी, नैना, सब सोचते हैं मैं कितने ठाठ से रह रही, और यहाँ मैं, जिसके पास अपना कहने को कुछ भी नहीं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं। पता है बेटा, तेरे आंसुओं में मुझे मेरा अतीत दिखता है। तो क्या दादी, आपने भी अपने जीवन में ये दुख देखे हैं? मैं गरीब घर की लड़की नई नवेली दुल्हन बनकर आई। खूब सपने थे मेरी आंखों में भी अपने नए रिश्तों को लेकर, पर वही रिश्ते खोखले निकले। ये सब जो कुछ भी तू देख रही, सब मेरे पति के गुजरने के बाद मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। मेरे पति तो मुझसे बहुत प्रेम करते, पर किस्मत ने हमें साथ नहीं रखा और वो मुझे छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद ससुराल वालों ने मुझे अपशगुन बोलकर निकाल दिया। उस वक्त मेरी गोद में मेरा छोटा सा बेटा युग के पिता थे। दादी, तब आपने कैसे संभाला सब? अपनी हिम्मत से। मैंने फैसला किया कि मैं बहुत मेहनत करूंगी, जो बन पाएगा सब करूंगी, पर अपने बेटे के लिए जीऊंगी, लड़ूंगी और दुनिया की सारी खुशियां उसे दूंगी। मैंने अकेले ही अपना एक कारोबार शुरू किया, जिसको फिर मेरे बेटे ने आगे बढ़ाया। पर एक दुर्घटना में मेरे बेटे बहू भी मुझसे दूर चले गए और पीछे छोड़ गए अपनी निशानी, युग। इसको मैंने पाला पोसा और अपना कारोबार भी देखा।
आज मेरा पोता इसको संभाल रहा है और मैं सुकून से तेरे सामने बैठी हूँ। दादी की बातें सुनकर राधिका की भी हिम्मत बढ़ती है। उसको एहसास होता है कि कभी भी भगवान इंसान के सारे रास्ते नहीं बंद करते, बस रास्ते बदल देते हैं। अब उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। दादी, मुझे तो लग रहा था कि मेरी किस्मत ही खराब है, पर नहीं, शायद मेरा भाग्य और भी ज्यादा अच्छा है। सच कहा, तेरा भाग्य बहुत अच्छा है। बस इसे तू अपने मेहनत से निखार ले। मैं कल ही तेरा दाखिला करवाती हूँ एक कॉलेज में। तू पढ़, खूब पढ़ लिख। युग से मैं बात करूंगी। दादी के घर में राधिका को आए कुछ ही दिन हुए थे। घर की चकाचौंध और अमीरी देखकर राधिका अक्सर सहम जाती थी। उसे आज भी लगता था कि शायद वो यहाँ भी किसी काम के लिए ही लाई गई है, पर उसे क्या पता था कि आज उसकी मुलाकात उस शख्स से होने वाली है जो उसकी बिखरी हुई दुनिया को समेटने का सरिया बनेगा। राधिका, ओ बेटा राधिका, जरा मेरा चश्मा तो लाना। जी दादी। राधिका चश्मा ला ही रही थी कि अचानक युग दरवाजे पर आ खड़ा होता है। एक दूसरे की मौजूदगी से अनजान दोनों चौंक जाते हैं और राधिका के हाथ से चश्मा टूट जाता है। उसे अपने पुराने घर की याद आ जाती है, जहां उसकी छोटी सी गलती का मतलब अमित का थप्पड़ हुआ करता था। वो डर जाती है कि तभी युग बड़ी शांति भरी आवाज में बोलता है, आंखें खोल कर चलिएगा, पाँव में चुभ जाएगा। दादी, आज अपना चश्मा तो नहीं मिल पाएगा। अरे क्यों, क्या हुआ राधिका? इनसे आपका चश्मा टूट गया और अभी घबरा रही हैं। राधिका इधर आजा बेटा। अरे इसमें घबराने वाली बात क्या है, मेरे पास एक और चश्मा है। माफ कर दीजिए साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी सब समेट देती हूँ। आप देखिए, आप घबराइए नहीं। दादी ने बोला तो उनके पास एक और है। गुस्सा नहीं आया क्या आपको? इसमें गुस्से वाली क्या बात है, और वैसे भी चश्मा दादी का है। वैसे मैं युग हूँ, दादी का पोता, और तुम शायद वही हो जिसके बारे में दादी बता रही थी। जी, मेरा नाम राधिका है। राधिका, अच्छा नाम है। डरो मत राधिका, ये घर है, जेल नहीं है। और अगली बार जरा देख के चलना, वरना दादी कहेंगी कि उनके पोते ने उनकी सहेली को गिला दिया। युग मुस्कुराकर वहां से निकल जाता है। राधिका उसे जाते हुए देखती रहती है। उसकी दिल की धड़कन तेज है, पर आज ये धड़कन डर की नहीं, बल्कि एक अजीब से सुकून की है। राधिका को पहली बार एहसास हुआ कि हर मर्द अमित जैसा नहीं होता। युग की आंखों में जो सम्मान था, उसने राधिका के मन में दबे उस पुराने डर को धीरे से शांत कर दिया था। दादी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। वैसे अब उतनी परेशानी नहीं है, अब मैं अकेली नहीं हूँ। ये देख, कितनी प्यारी साथी दी है भगवान ने। युग बेटा, मैंने एक फैसला किया है। राधिका अब सिर्फ इस घर की देखभाल नहीं करेगी। मैं चाहती हूँ कि ये आगे बढ़े। बिल्कुल दादी। तो फिर देर किस बात की? शहर के उस अच्छे सरकारी कॉलेज में इसके एडमिशन का पता लगा। जो पढ़ाई अधूरी रह गई थी, उसे अब पूरा करना है। और हाँ, कॉलेज के बाद ये तेरे साथ ऑफिस भी जाएगी। दादी, मैं ऑफिस? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। और कॉलेज की फीस? सब आ जाएगा। और फीस की चिंता तू मत कर, ये मेरा तुझ पर निवेश है। राधिका के मन में अमित की कड़वी यादें अब भी थीं। उसे डर लगता था कि अगर उससे कोई गलती हुई तो युग भी शायद अमित की तरह चिल्लाएगा, पर युग का व्यवहार हर बार उसके इस डर को तोड़ देता था। ये लो राधिका, तुम्हारा एडमिशन हो गया है। डरो मत, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बस एक आवाज दे देना। आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं युग जी? मैं तो आपके घर में सिर्फ एक... अभी बस इतना समझो कि तुम एक काबिल लड़की हो जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। जाओ, आज तुम्हारा पहला दिन है। समय बीतता गया। राधिका ने दिन रात एक कर दिया,
वो सुबह कॉलेज जाती और दोपहर में युग के ऑफिस में काम सीखती। युग की शालीनता और दादी की ममता ने उसे एक ऐसी शक्ति दी कि वो अपनी क्लास की टॉपर बन गई। बस तेरी आँखों का है जोर, उसने बिजनेस की बारीकियां इतनी जल्दी सीखी कि युग भी तंग रह गया। समय का पहिया घूमा और राधिका की मेहनत रंग लाई। कॉलेज के 3 साल न सिर्फ उसकी डिग्री के थे बल्कि उसके आत्मविश्वास के पुनर्जन्म के भी थे। आज कॉलेज का आखिरी दिन था, फेयरवेल। आहा, ए युग, देखना मेरी लाडो कितनी प्यारी दिख रही है। सच में तुझे ऐसे देखकर आज मेरे दिल को इतना सुकून मिल रहा है, क्या बताऊं। ये सब आपकी और युग जी की दया है दादी। दया कैसी पगली, भगवान ने मंदिर में हमें मिलवाया। क्या पता पिछले जन्म का कुछ बाकी रह गया हो जिसे हमें इस बार पूरा करना हो। खबरदार अगर फिर से दया एहसान जैसे शब्द बोले हों। इस साल की स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है राधिका को। इनकी लगन और हिम्मत हम सब के लिए मिसाल है। राधिका, आज तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आगे की मंजिल मेरे साथ हो। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? दादी तुम्हें पहले ही अपनी बहू मान चुकी हैं। युग जी, मेरा अतीत, मैं शादी के नाम से डरती हूँ। अमित ने जो किया उसके बाद क्या मैं फिर से किसी घर का हिस्सा बन पाऊंगी? अतीत एक बोझ था, लेकिन तुम्हारा भविष्य एक सुनहरा सपना है। मैं और दादी तुम्हारे घावों को भरना चाहते हैं, उन्हें कुरेदना नहीं। युग जी, मैं अपने लिए कुछ सोचूं उससे पहले एक बहुत जरूरी काम करना है। आपने मेरा इतना साथ दिया, क्या थोड़ा और साथ देंगे? तुम्हारा जीवन भर साथ निभाना को तैयार हूँ। गांव की वही कच्ची गलियां, वही जानी पहचानी खुशबू, लेकिन आज राधिका के लिए सब कुछ बदला हुआ था। 3 साल पहले जब वो यहाँ से विदा हुई थी तो आंखों में डर और भविष्य की चिंता थी। आज जब उसकी महंगी गाड़ी उन तंग रास्तों से गुजर रही थी तो पूरे मांडूपुर गांव की निगाहें उसकी ओर थीं। राधिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सफलता की खुशी एक तरफ थी और माता पिता को अपना टूटा हुआ अतीत बताने का बोझ दूसरी तरफ। राधिका, बेटा तू? पिताजी, मेरी लाडली आ गई। अरे देख रहे हैं जी, हमारी बेटी तो सच में शहर की रानी बन गई है। पर दामाद जी नहीं आए। अमित और समधिन जी कैसी हैं? खुशी के उन पलों में राधिका को एहसास हुआ कि अब और झूठ नहीं बोला जा सकता। उसने गहरे जख्मों को कुरेदने का साहस जुटाया। माँ, पिताजी, कोई रानी नहीं बनी थी मैं। जिसे आप एक अच्छा घर समझ रहे थे, वो भेड़ियों का घर था। अमित ने मुझे मारा, भूखा रखा और अंत में एक दूसरी औरत के लिए मुझे घर से निकाल दिया। क्या? उसने मेरी लक्ष्मी पर हाथ उठाया? और तूने हमें बताया क्यों नहीं बेटा? कैसे बताती पिताजी? आपकी फटी कमीज और गिरवी रखी जमीन का बोझ मेरे सच से कहीं ज्यादा बड़ा था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप समाज में सिर झुकाएं। राधिका ने उन्हें बताया कि कैसे दादी और युग ने उसे संभाला, पढ़ाया और आज वो इस मुकाम पर पहुंची है। सिसकियों की आवाज अब गर्व की सांसों में बदल रही थी। पिताजी, अब इस कच्चे घर और गरीबी को यहीं छोड़ दीजिए। शहर में मैंने आप सब के लिए एक छोटा सा घर लिया है। अब हम सब वहीं साथ रहेंगे। दीदी, क्या सच में हम सब शहर में रहेंगे? आप सच में बदल गई हो। समय बदल गया। पिताजी, ये घर मैंने अपनी मेहनत की पहली कमाई से आप लोगों के लिए लिया है। अब नैना शहर में पढ़ेगी और आप सब यहाँ चैन से रहेंगे। भाई साहब, राधिका ने अपनी किस्मत खुद लिखी है। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इस हीरा जैसी बेटी का हाथ मेरे युग के हाथ में दे दें। मैं इसे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर घर ले जाऊंगी। बहन जी, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, पर अगर राधिका की खुशी इसमें है तो हमारा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। ना कोई वादा, ना कोई शोर, बस तेरी आँखों का है जोर।
तूने बिना कुछ कहे ही दिल से दिल का रिश्ता जो